हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद एसएचआर। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हाइबरनेट। तो हाइबरनेट क्या होता है एंड इसका यूज क्या है, तो मैं इसी वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा। इसके ऊपर क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। ठीक है। तो हाइबरनेट एक ओआरएम टूल है, मीन्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। हमारे जावा के एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ लिंक करना, जोड़ना। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हमने अभी अभी जेडीबीसी को पढ़ा है। तो जेडीबीसी का काम क्या होता है? जावा के एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना। तो जेडीबीसी एंड हाइबरनेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैं सबसे पहले आपको जेडीबीसी का प्रोग्राम दिखा देता हूँ। तो जेडीबीसी में आपने क्या किया था? ड्राइवर क्लास को लोड किया था। ठीक है। देन आपने प्रॉपर कनेक्शन बनाया था, यहाँ पे आपने यूआरएल, पासवर्ड एंड यूजर नेम डाले थे। प्रॉपर कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था। देन आपने यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट किया था, मतलब स्टेटमेंट्स क्रिएट किया था। एंड इस स्टेटमेंट्स के अंदर आपने एसक्यूएल क्वेरी लिखी थी। तो इस क्वेरी में आपको टेबल क्रिएट करने की नीड थी। ठीक है। आपने मैन्युअली टेबल को क्रिएट किया। आपने उस टेबल में आईडी, नेम एंड लोकेशन एज अ कॉलम नेम लिया। पोजिशनल पैरामीटर का यूज किया एंड यहाँ पे सेट कर दिया पोजिशनल पैरामीटर को वैल्यू। देन यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट, मतलब आपके स्टेटमेंट्स को आपने एग्जीक्यूट किया एंड यहाँ पे क्लोज किया कनेक्शन। तो बीइंग जावा डेवलपर, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। बीइंग जावा डेवलपर, जब आप जेडीबीसी को यूज करते हो तो आपको यहाँ पे जावा एज वेल एज एसक्यूएल का भी नॉलेज होना चाहिए। एसक्यूएल का नॉलेज, अगर आप जेडीबीसी को यूज करते हो, एसक्यूएल का नॉलेज नहीं है, तो आप जेडीबीसी परफॉर्म ही नहीं करोगे। मतलब जेडीबीसी में जावा के एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ लिंक ही नहीं करोगे, अगर आपको सीक्वल का नॉलेज नहीं होता है तो। क्योंकि यहाँ पे देखो, इस प्रोग्राम में आपने प्रॉपर इंसर्ट वाली क्वेरी लिखी। अगर आपको ये क्वेरी नहीं लिखनी आती तो आप डेटा इंसर्ट ही नहीं कर पाओगे डेटाबेस में। तो बीइंग जावा डेवलपर, आपको जावा एज वेल एज एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए जेडीबीसी में। बट हाइबरनेट में क्या होता है? देखो, हाइबरनेट में होता है कि बीइंग जावा डेवलपर, आप जावा पे फोकस करो। जो आप क्वेरी लिखते हो एंड देन मैन्युअली टेबल बनाते हो, तो टेबल एंड क्वेरी मैं ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दूंगा। जब आप यहाँ पे कोई भी डेटाबेस यूज करते हो, लाइक माइस्क्ल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ओरेकल, तो उसके रिलेटेड मैं क्वेरी ऑटोमेटिकली जनरेट करके दूंगा। आप सिर्फ जावा पे फोकस करो। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ओआरएम, तो ओआरएम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। देखो, ऑब्जेक्ट्स को रिलेशनल डेटाबेस में मैप करना। तो जेडीबीसी क्या करता है? यहाँ पे जावा एप्लीकेशन में हम जेडीबीसी का प्रोग्राम लिखे थे। तो वो क्या करता था? हमारे डेटा को यहाँ पे सेंड करता था डेटाबेस में, एंड वो डेटा यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता था। जैसे मैंने अभी पहले कॉलम में आईडी लिखी, दूसरे कॉलम में मैंने नेम लिखा, तीसरे कॉलम में मैंने लोकेशन लिखा। ठीक है। तो यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में ऑल दिस डेटा सेव होता था। तो बाय यूजिंग हाइबरनेट, तो हाइबरनेट में क्या होता है? हमें टेबल में ऑब्जेक्ट को स्टोर करना पड़ता है। बट ऐसा कौन सा भी टेबल नहीं है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को स्टोर कर पाए। अगर हम ऑब्जेक्ट को स्टोर कर पाए तो वो डेटाबेस हमारा बन जाएगा ओडीबीएमएस। बट हमारे पास ओडीबीएमएस डेटाबेस नहीं है। हमारे पास डेटाबेस है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस। ये टर्म ही नहीं है हमारे पास। तो देखो, हाइबरनेट वर्क कैसे करता है अभी। हाइबरनेट क्या करता है? इसके बीच में, जावा एप्लीकेशन के बीच में एंड यहाँ पे डेटाबेस के बीच में, यहाँ पे एक मीडिएटर आता है। इस मीडिएटर को आप बोलो ओआरएम। ठीक है, ओआरएम। तो ओआरएम बोलता है हमारे जावा को, ठीक है भाई, तू हमें आपका ऑब्जेक्ट दे दो। तो जावा क्या करता है? जो जावा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, वो ऑब्जेक्ट को ओआरएम को दे देगा। ओआरएम क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट्स में से वैल्यू को निकालेगा एंड यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में सेव कर देगा। बट जावा ने डायरेक्ट डील नहीं की आरडीबीएमएस के साथ, मतलब हमारे डेटाबेस के साथ। इसके बीच में मीडिएटर आया, मीडिएटर ओआरएम। उसने क्या बोला जावा को? भाई तू मुझे अपना ऑब्जेक्ट दे दे, उस ऑब्जेक्ट्स को मैं वैल्यू के फॉर्मेट में टेबल में सेव कर दूंगा। ये होता है हाइबरनेट का काम। यहाँ पे और दो टर्म आती है। एक बनानी पड़ेगी हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ेंगे रिलेटेड टू अवर डेटाबेस। तो यहाँ पे हमें एक फाइल क्रिएट करनी पड़ती है जिसका नाम है हाइबरनेट डॉट cfg.xml। cfg.xml, इस सेम नाम से हमें एक फाइल क्रिएट करनी पड़ती है एंड उस फाइल में हमें हमारे डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है। मतलब डेटाबेस का यूजर नेम, पासवर्ड, यूआरएल, ड्राइवर, इस फाइल में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे और एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं मैपिंग।
तो मैपिंग क्या करता है, जब हम डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करते हैं तो उस डेटाबेस में जो भी हम टेबल क्रिएट करेंगे उसको प्रॉपरली नेम क्या होगा, उसमें जो प्राइमरी की हम क्रिएट करेंगे तो वो प्राइमरी की कौन सी होगी, ठीक है। कॉलम को कौन सा नाम होगा, जब हम क्लास क्रिएट करेंगे तो वो हमारा एंटिटी क्लास कौन सा होगा, तो उसको प्रॉपरली मैप करने का काम मैपिंग करता है। तो यहाँ पे हम हाइबरनेट देखने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे ORM को समझना आवश्यक होता है। तो हमने अभी देखा ORM को, हमको यहाँ पे hibernate.cfg.xml फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी एंड देन मैपिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जो हमने यहाँ पे आर्किटेक्चर देखा, तो इस आर्किटेक्चर को हम अभी हमारे कोडिंग में फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी मैं मेरे इक्लिप्स आईडी पे आ गया हूँ एंड यहाँ पे मुझे सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जावा का। तो मैं जाता हूँ, ठीक है, फाइल, न्यू एंड जावा प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पे मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जिसको मैं नाम देता हूँ हाइबरनेट ऑपरेशन। तो यहाँ पे मैंने हाइबरनेट ऑपरेशन नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया एंड अभी मुझे इस प्रोजेक्ट के बिल्ड पाथ में हाइबरनेट के रिलेटेड जार को पुटअप करना है। तो अभी मुझे वो जार कहाँ पे मिलेगी, तो मैं सिंपल आपको बताता हूँ। आप ब्राउजर ओपन करो एंड ब्राउजर ओपन करने के बाद आप उस ब्राउजर पे हाइबरनेट जार फाइल डाउनलोड ऐसा सर्च करो। तो यहाँ पे आपको सेकंड लिंक मिलेगी, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा हाइबरनेट का, ठीक है, सोर्स फॉरेज का। देन आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो डाउनलोड पे एंड आपको 2 सेकेंड वेट करना पड़ेगा, देन आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। देन डाउनलोड होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह फोल्डर आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह फोल्डर आ जाएगा। उस फोल्डर को आप क्या करो, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल कर दो। अभी फिलहाल तो जिप में है फाइल, आप उसको एक्सट्रैक्ट करो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह फोल्डर आ जाएगा, ठीक है। तो उस फोल्डर को आप ओपन करो, यहाँ पे आओ dist फोल्डर में, यहाँ पे लीव फोल्डर में, देन रिक्वायर्ड, एंड देखो यहाँ पे 10 जार फाइल है हाइबरनेट के रिलेटेड जो आपने प्रोजेक्ट किया इक्लिप्स आईडी में। तो उस प्रोजेक्ट के बिल्ड पाथ में आपको ये जो 10 जार डालनी पड़ेगी। अभी बैक करो एंड यहाँ पे जो प्रोवाइडेड फोल्डर है इसमें 4 जार है, इसको भी आप बिल्ड पाथ में डालो। तो यहाँ पे मैं इस फोल्डर पे राइट क्लिक करता हूँ एंड बिल्ड पाथ, देन यहाँ पे कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ एंड यहाँ पे लाइब्रेरी में जाता हूँ, देन क्लास पाथ एंड देन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एक्सटर्नल जार, ठीक है, ऐड एक्सटर्नल जार। तो यहाँ पे मुझे उस फोल्डर में जाना पड़ेगा जो मैंने फोल्डर डाउनलोड किया है, तो उसको मैंने सेव किया है यहाँ पे। तो आपको अनजिप वाला फोल्डर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, dist फोल्डर में, देन लीव फोल्डर में, देन रिक्वायर्ड एंड यहाँ पे देखो 10 जार फाइल है। आप इसको कंट्रोल ए मतलब ऑल को कॉपी कर दो, ठीक है, ऑल जार फाइल को, देन ओपन करो। मैंने अभी रिक्वायर्ड फोल्डर की जार डाली है, अभी मैं प्रोवाइडेड फोल्डर की भी जार डाल देता हूँ, देन ऐड एक्सटर्नल जार करता हूँ एंड यहाँ पे उस लोकेशन पे जाता हूँ जहाँ पे वो 4 जार अवेलेबल है। तो मुझे जाना पड़ेगा अनजिप फोल्डर में, देन यहाँ पे डिस्ट फोल्डर में, देन लीव एंड यहाँ पे आपने क्या किया था, रिक्वायर्ड फोल्डर की 10 जार अपने क्लास पाथ में डाली थी, मतलब आपके प्रोजेक्ट के बिल्ड पाथ में डाली थी। अभी आप क्या करो, इस प्रोवाइडेड फोल्डर में 4 जार है, इसको कंट्रोल ए करो एंड देन ओपन। मतलब मैंने क्या किया, प्रोवाइडेड फोल्डर की भी जार डाली, देन मैंने रिक्वायर्ड फोल्डर की भी जार डाली एंड आपको यहाँ पे और एक जार फाइल ऐड करनी पड़ेगी जो होगी माइस्क्ल का कनेक्टर, ठीक है। तो आप क्या करो, क्लास पाथ पे क्लिक करो, देन ऐड एक्सटर्नल जार एंड आपने जो जेडीबीसी में माइस्क्ल कनेक्टर जार डाउनलोड की होगी उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो अभी मैं माइस्क्ल कनेक्टर 8 की जार उसमें ऐड करता हूँ। तो देखो माइस्क्ल की भी जार है एंड हाइबरनेट के रिलेटेड भी जार है इसके बिल्ड पाथ में। अभी मैं क्लिक करता हूँ अप्लाई एंड देन अप्लाई एंड क्लोज। तो अभी मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अभी मैं hibernate.cfg.xml फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे जो मैंने आर्किटेक्चर समझाया है, तो मुझे एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी hibernate.cfg.xml फाइल, ये वाली फाइल, एंड इसमें मुझे डेटाबेस के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ESRC फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ एंड उस फाइल को मैं नाम देता हूँ hibernate.cfg.xml। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली जिसको मैंने नाम दिया hibernate.cfg.xml। अभी इसको प्रॉपरली ओपन करने के लिए आप क्या करो, राइट क्लिक करो, ओपन विथ, ठीक है, ओपन विथ जेनेरिक्स टेक्स्ट एडिटर एंड यहाँ पे आपको अभी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट लिखना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में आपको स्कीमा लिखना पड़ता है। तो स्कीमा हमें यहाँ पे मिलेगा रेफरेंस लाइब्रेरी, यहाँ पे हाइबरनेट कोर की एक जार है उसको ओपन करो,
एंड फर्स्ट पैकेज है, फर्स्ट पैकेज देखो org.hibernate नाम से, इस फर्स्ट पैकेज को आप ओपन करो एंड इसके अंदर मल्टीपल डॉट क्लास फाइल है। तो सबसे नीचे आओ एंड यहाँ पे देखो एक फाइल है जिसका नाम है हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन 3.0 DTD, इसको आप ओपन करो एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10वें लाइन पे एक कोड है, इसको आप कॉपी करो यहाँ तक DTD तक, ठीक है, कॉपी करो एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के फाइल में डाल दो। तो यहाँ पे हमें कुछ टैग लिखने पड़ते हैं, जैसे कि अभी एक मैं टैग लिखता हूँ हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, इस टैग के अंदर मुझे और एक टैग लिखना पड़ेगा जिसका नाम है सेशन फैक्ट्री। तो इस सेशन फैक्ट्री के अंदर मुझे कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करने पड़ेंगे, उस प्रॉपर्टी में मुझे लिखना पड़ेगा कि मेरा ड्राइवर क्लास कौन सा होगा, मेरा यूआरएल कौन सा होगा मेरा डेटाबेस का, पासवर्ड क्या होगा, यूजर नेम क्या होगा, तो एंड मैपिंग वाला क्लास कौन सा होगा। तो मुझे यहाँ पे सेशन फैक्ट्री के टैग में प्रॉपर्टी डिफाइन करने पड़ते हैं। तो मैं फटाफट प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ। तो इस सेशन फैक्ट्री टैग के अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन की है। तो मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी टैग में मैंने लिखा कि ड्राइवर क्लास, तो मेरा ड्राइवर क्लास कौन सा है, तो मैं माइसिक्वल को यूज कर रहा हूँ, तो मैंने माइसिक्वल के ड्राइवर को यहाँ पे लिखा, देन मैंने प्रॉपरली यूआरएल लिखा, देन मैंने यूजर नेम लिखा, देन मैंने पासवर्ड लिखा मेरे माइसिक्वल डेटाबेस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूआरएल में मुझे यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा, तो मैं फटाफट डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं जाता हूँ माइसिक्वल 8 डेटाबेस, ठीक है, एंड इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ हाइबर। तो हाइबर नाम से मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया, तो वो हाइबर डेटाबेस का नाम यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी लिखी मैंने HBM2DDL ऑटो। तो ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, इस हाइबर नाम के डेटाबेस में, इस हाइबर के डेटाबेस में मुझे एक टेबल क्रिएट करके देगी। देन यहाँ पे मैंने शो एसक्यूएल लिखा, इसका मतलब है कि जब मैं कुछ इनबिल्ट फंक्शन फायर करूंगा, जैसे कि मुझे ऑब्जेक्ट को सेव करना है तो मैं सेव फंक्शन लिखूंगा, तो इंसर्ट वाली क्वेरी मेरे कंसोल पे ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगी। जब मैं अपडेट वाला इनबिल्ट फंक्शन फायर करूंगा मेरे ऑब्जेक्ट को अपडेट करने के लिए, मतलब टेबल की वैल्यू को अपडेट करने के लिए, तो अपडेट वाली क्वेरी ऑटोमेटिकली मेरे कंसोल पे दिख जाएगी। अगर मेरे कंसोल पे क्वेरी नहीं दिखनी चाहिए तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ, बट मुझे दिखनी चाहिए क्वेरी तो मैं यहाँ पे ट्रू लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे और एक मैंने प्रॉपर्टी लिखी डायलेट। सो डायलेट क्या करता है, ऑटोमेटिक क्वेरी को जनरेट करता है एज पर अवर डेटाबेस। अगर मैं माइसिक्वल को यूज कर रहा हूँ तो माइसिक्वल के रिलेटेड क्वेरी जनरेट करेगा, अगर मैं ओरेकल को यूज कर रहा हूँ तो ओरेकल के रिलेटेड क्वेरी को जनरेट करेगा। तो यहाँ पे मैं और एक टैग लिख सकता हूँ जिसका नाम है मैपिंग, एंड मैपिंग के अंदर मैं क्लास लिख सकता हूँ, जो क्लास जिसके अंदर मैं मैपिंग कर रहा हूँ, मतलब मुझे कौन से नाम से टेबल क्रिएट करना है, उस टेबल में फील्ड क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं उस क्लास का नाम दे सकता हूँ। तो फिलहाल तो मैंने क्लास क्रिएट नहीं किया है, तो मैं उसको बाद में नाम देता हूँ। तो चलो यहाँ पे एक मैं क्लास क्रिएट कर देता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ यूजर। तो सबसे पहले मुझे पैकेज लिखना पड़ेगा, com.shr नाम से पैकेज लेता हूँ एंड इसके अंदर यूजर नाम से एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर के कुछ फील्ड हो गए, जैसे कि इंट आईडी, ठीक है, देन स्ट्रिंग यूजर का नाम होगा, देन नेम नाम से मैंने एक फील्ड क्रिएट की, देन स्ट्रिंग यूजर की लोकेशन होगी, ठीक है। तो देखो, तो ये मेरा यूजर जो है ना वो मेरा एंटिटी क्लास है, तो इसके ऊपर मुझे @एंटिटी एनोटेशन लगाना पड़ेगा। तो देखो, जब आप एंटिटी एनोटेशन लगाते हो, कोई भी एनोटेशन लगाते हो तो org.hibernate के लगाओ, बट आप यहाँ पे एंटिटी एनोटेशन लगाते हो तो यहाँ पे javax.persistent का लगाओ, ठीक है। देखो, ये जो एंटिटी एनोटेशन है वो है javax persistent पैकेज का। जब आपने एंटिटी एनोटेशन लगाया तो इस क्लास को एज अ टेबल कंसिडर करेगा, तो यूजर नाम से टेबल क्रिएट हो जाएगा उस हाइबर डेटाबेस में। यूजर नाम से टेबल नहीं चाहिए तो आप उसका नाम चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैं सेट कर देता हूँ टेबल का नाम, नेम इज इक्वल टू यूजर्स, ठीक है, डबल कोट में लिखो यूजर्स, ठीक है, यूजर्स नाम से मुझे टेबल चाहिए, तो इस नाम से एक टेबल बन जाएगा। एंड आपको यहाँ पे और एक एनोटेशन लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो, जैसे कि आपका यूजर नाम से टेबल क्रिएट हो जाएगा, देन नेम नाम से एक कॉलम बन जाएगा उस टेबल में, देन लोकेशन नाम से एक कॉलम बन जाएगा, देन आईडी नाम से एक कॉलम बन जाएगा। बट आपको एज अ नेम आपका कॉलम नेम नहीं चाहिए इस यूजर टेबल में,
तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो इस कॉलम एनोटेशन के थ्रू। एंड यहाँ पे आप नेम दे सकते हो, जैसे कि मुझे कॉलम चाहिए यूजर नेम वाला, ठीक है, यूजर नेम वाला। देन यहाँ पे मुझे और एक कॉलम चाहिए, मतलब मुझे कॉलम का नाम लोकेशन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ नाम, जैसे कि मुझे अभी लोकेशन है, एड्रेस चाहिए। तो इस यूजर नाम के टेबल में 3 कॉलम बन जाएंगे, एक होगा आईडी का, एक होगा नेम का एंड एक होगा लोकेशन का। बट यहाँ पे जो मैंने नेम लिखा है, तो नेम नाम से कॉलम नहीं बनेगा, यूजर नेम नाम से कॉलम बनेगा। एंड यहाँ पे लोकेशन नाम से कॉलम नहीं बनेगा, यहाँ पे एड्रेस नाम से कॉलम बनेगा। एंड टेबल में एक यूनिक आईडी चाहिए, तो @ID एनोटेशन इस आईडी के ऊपर लगाता हूँ, क्योंकि कैसा है, वो टेबल क्या करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा इस आईडी के थ्रू ईच एंड एवरी डेटा को। तो यहाँ पे मुझे @ID एनोटेशन लगाना मैंडेटरी है। तो जब आप @ID एनोटेशन लगाते हो, तो ये आईडी एनोटेशन क्या करेगा, आपके इस आईडी को एज अ प्राइमरी की बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रॉपरली एंटिटी क्लास बन गया है। तो अभी मैं जाता हूँ hibernate.cfg.xml फाइल में, एंड इसको मैं बताता हूँ मैपिंग में कि मेरा मैपिंग वाला क्लास कौन सा होगा। ये देखो, यूजर डॉट जावा वाला आपका मैपिंग वाला क्लास होगा। तो मुझको इसका वैलिड पाथ देना पड़ेगा। तो यूजर डॉट जावा नाम से फाइल मैंने क्रिएट की है, वो क्लास किस फाइल में है, देखो com.shr पैकेज में है। तो मुझे यहाँ पे फुली क्वालिफाइड नेम देना पड़ेगा, जैसे कि com.shr.user, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लास का नाम दे दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे और एक क्लास बनाता हूँ एंड उसके अंदर मैं इंसर्ट वाला ऑपरेशन लिखता हूँ। जैसे कि हाइबरनेट क्या करेगा, यूजर के ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस में सेव कर देगा। तो यहाँ पे एक क्लास बना देता हूँ इंसर्ट डेटा नाम से, एंड इस इंसर्ट डेटा के क्लास में एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूँ। तो देखो अभी यहाँ पे मैं हाइबरनेट का लॉजिक लिखता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन एक क्लास है जो कि प्रेजेंट है org.hibernate में। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन का। तो यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एंड इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे एक मेथड को कॉल लगाना पड़ता है जिसका नाम है कॉन्फ़िग। एंड इस कॉन्फ़िग में मुझे पास करना पड़ेगा जो आपने XML फाइल बनाई, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई, उसका आपको पाथ देना पड़ता है। तो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल किस में है, देखो com.shr पैकेज में है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिखो com/shr/ एंड देन आप उस फाइल का नाम लिखो hibernate.cfg.xml। तो यहाँ पे मैंने hibernate.cfg फाइल किस लोकेशन पे है उसका एक फुली क्वालिफाइड पाथ दे दिया। अभी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होने के बाद मुझे 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ते हैं। एक होता है मेरा सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा मेरा सेशन का ऑब्जेक्ट, एंड देन तीसरा होगा मेरा ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट। तो सेशन फैक्ट्री क्या करता है, सेशन फैक्ट्री सेशन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का काम करता है। सेशन के पास कुछ CRUD ऑपरेशन की मेथड होती है, जैसे कि सेव, अपडेट, डिलीट, लोड, गेट। डेटा को प्रॉपरली मैनेज करने का काम सेशन ऑब्जेक्ट करता है, मतलब सेशन करता है। एंड देन ट्रांजैक्शन कमिट करने का काम करता है। जैसे कि आपने गिटअप को यूज किया होगा, तो गिटअप पे आप क्या करते हो, फाइल को अपलोड करते हो या डिलीट करते हो या अपडेट करते हो, तो वहां पे आपको एक कमिट मैसेज देना पड़ता है। जैसे कि टेम्पररी चेंजेस को परमानेंट बेसिस पे आप लेके जा रहे हो उसको, तो आप वहां पे एक कमिट मैसेज देते हो। तो यहाँ पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को सेव किया या अपडेट किया या डिलीट किया, तो आपको यहाँ पे कमिट मेथड को फायर करना पड़ता है, मतलब टेम्पररी चेंजेस को परमानेंट बेसिस पे सेव करने का काम यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेगा। तो यहाँ पे देखो मैं एक सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट को डालना पड़ेगा, एंड डॉट इसके पास एक मेथड होती है जिसका नाम है बिल्ड सेशन फैक्ट्री। यहाँ पे सेशन को क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे सेशन ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। देन डॉट ओपन सेशन, इसके पास एक मेथड होती है जिसका नाम है ओपन सेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे ट्रांजैक्शन को क्रिएट करने के लिए मुझे सेशन ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। देन यहाँ पे सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, सेशन फैक्ट्री, सेशन एंड ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे देखो अभी मुझे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा
किसके ऑब्जेक्ट को, यूजर के ऑब्जेक्ट को। एंड यूजर में कुछ फील्ड है जैसे कि आईडी है, नेम है एंड यूजर का लोकेशन है। तो मैं अभी यहाँ पे यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं। तो यहाँ पे मैंने यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड इस यूजर के ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे आईडी असाइन करनी पड़ेगी, आईडी लिखनी पड़ेगी जैसे कि 101 आईडी है। देन यहाँ पे यूजर डॉट नेम सेट करना पड़ेगा, जैसे कि यूजर का मैं नाम देता हूँ राम। देन यहाँ पे मुझे यूजर की लोकेशन सेट करनी पड़ेगी, तो लोकेशन में देता हूँ मुंबई। तो यहाँ पे मैंने आईडी, नेम एंड लोकेशन सेट की। अगर आप इस यूजर क्लास में गेटर सेटर लेते हो तो आप यहाँ पे यूजर डॉट सेट मेथड को भी फायर कर सकते थे, बट मैंने गेटर सेटर नहीं लिया, डायरेक्टली वैल्यू को ही असाइन कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो आईडी जो है इंटीजर टाइप की है एंड यहाँ पे मैंने आईडी स्ट्रिंग में पास की, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है, अभी मैंने यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अभी इस ऑब्जेक्ट को मुझे सेव करना पड़ता है। तो सेव मेथड किसके पास होगी, सेशन ऑब्जेक्ट के पास होगी, मतलब सेशन के पास होगी। तो यहाँ पे मुझे सेशन ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। सेशन डॉट, इसके पास एक मेथड होती है सेव, जो कि डेटाबेस में ऑब्जेक्ट को सेव करेगी। यहाँ पे मुझे सेव मेथड में ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने देखो सेशन के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने सेव मेथड कॉल की एंड इस सेव मेथड में मैंने यूजर का ऑब्जेक्ट डाला, मतलब मुझे इस ऑब्जेक्ट को सेव करना है। तो इस ऑब्जेक्ट में आईडी आ जाएगी, नेम आ जाएगा एंड लोकेशन आ जाएगी। एंड लास्ट में मुझे ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे कमिट मेथड को फायर करना पड़ता है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने टेम्पररी बेसिस पे सेव किया, यहाँ पे मैंने टेम्पररी बेसिस पे ऑब्जेक्ट को सेव किया। जब मैंने कमिट मेथड को फायर किया तो ये जो चेंजेस थे टेम्पररी बेसिस पे वो परमानेंट बेसिस पे हो जाएंगे। एंड लास्ट में एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ जैसे कि यूजर एडेड। अभी मैं इसको सेव करता हूँ एंड यहाँ पे देखो आपने इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो डेटाबेस डाला था, डेटाबेस का नाम डाला था हाइबर, उसमें एक भी टेबल नहीं था। दिखा देता हूँ उस हाइबर डेटाबेस में टेबल है या नहीं है। इसके अंदर मैं अभी शो टेबल्स करता हूँ। तो देखो एम्प्टी सेट, मतलब एक भी टेबल नहीं है इस हाइबर नाम के डेटाबेस में। जब मैं इसको रन करूंगा इस प्रोग्राम को, तो इस हाइबर डेटाबेस में क्या होगा, सो यूजर नाम से एक टेबल बन जाएगा एंड आईडी एंड देन नेम एंड देन लोकेशन, ये 3 कॉलम बनेंगे एंड उसमें वैल्यू चली जाएगी। तो वैल्यू कौन सी चली जाएगी, देखो आईडी में 101 चला जाएगा, देन नेम में राम चला जाएगा एंड लोकेशन मुंबई चली जाएगी। अभी मैं मेरे प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो मेरा प्रोग्राम अभी रन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन इन थ्रेड में org.hibernate एक्सेप्शन। हाँ, यहाँ पे जो हमने फाइल क्रिएट की थी hibernate.cfg.xml नॉट फाउंड बोल रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने पाथ दिया था फाइल का, एक काम कर देता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ एंड इतना ही रखता हूँ hibernate.cfg.xml। अभी मैं इसको रन करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो प्रॉपरली रन हो रहा है हमारा एप्लीकेशन। अगर यूजर नाम से टेबल है तो ड्रॉप हो जाएगा, देन यहाँ पे नया टेबल क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट टेबल यूजर। यहाँ पे मैंने सेव वाला इनबिल्ट फंक्शन फायर किया एंड ऑब्जेक्ट को सेव किया। एंड यहाँ पे देखो इंसर्ट वाली क्वेरी फायर हुई, इंसर्ट इनटू यूजर, देन एड्रेस, यूजर नेम, आईडी एंड यहाँ पे पोजिशनल पैरामीटर। तो इस पोजिशनल पैरामीटर में जो मैंने वैल्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू दी एंड यहाँ पे देखो एक मैसेज मुझे मिला यूजर एडेड। अभी मैं चेक करता हूँ, तो पहले देखो मैंने क्या किया था, शो टेबल किया था इस हाइबर डेटाबेस में, तो एम्प्टी सेट था, मतलब एक भी टेबल प्रेजेंट नहीं था। अभी मैं देखता हूँ शो टेबल, तो देखो यूजर नाम से टेबल बन गया। अभी मैं इसको सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर करता हूँ, मतलब मैं देखना चाहता हूँ मेरे टेबल को। तो देखो आईडी, एड्रेस एंड यूजर नेम, आईडी में 101 चला गया, देन एड्रेस में मुंबई एंड देन यूजर नेम में राम चला गया। तो यहाँ पे देखो hibernate.cfg.xml इस फाइल में मैंने क्या किया था, एक प्रॉपर्टी लिखी थी HBM2DDL ऑटो एंड इसमें मैंने क्रिएट डाला था। तो इसका मतलब होता है अगर टेबल है तो उसको ड्रॉप कर दो एंड नया टेबल क्रिएट करो। एंड यहाँ पे मैंने अपडेट लिखा, तो अपडेट क्या करेगा, अगर आपके पास टेबल एग्जिस्ट है तो उसमें ही वैल्यू को अपडेट कर देगा।
तो यहाँ पे मैं क्रिएट का सबसे पहले आपको बता देता हूँ, क्रिएट एज इट इज रखता हूँ एंड यहाँ पे वैल्यू को चेंज करता हूँ। जैसे कि 101 है तो 102 करता हूँ एंड यहाँ पे राम की जगह श्याम लिखता हूँ एंड यहाँ पे मुंबई की जगह पुणे लिखता हूँ। अभी इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ एंड देखो जब मैं इसको रन करूंगा तो टेबल में देखो वैल्यू क्या है, टेबल में है 101 देन मुंबई एंड राम है। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखो क्या होता है, कौन सी वैल्यू हमें मिलती है टेबल में। तो देखो रन एज जावा एप्लीकेशन, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है तो देखो यहाँ पे क्या किया, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट यूजर। यहाँ पे क्या किया, अगर यूजर नाम से टेबल है तो उसको ड्रॉप कर दो एंड देन यहाँ पे देखो नया टेबल क्रिएट कर दो एंड वहां पे उस टेबल में नई वैल्यू डाल दो। तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ, देखो तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वैल्यू क्या थी 101 देन मुंबई एंड देन राम था, बट अभी देखो 102 नई आईडी आ गई, नया एड्रेस आ गया एंड नया यूजर नेम आ गया। तो ये तो अच्छा नहीं है। देखो मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, मेरे पास मल्टीपल डेटा है, मतलब ओल्डर डेटा है मेरे पास एंड जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो पुराना डेटा था वो तो पूरा फट जाएगा, उड़ जाएगा वो डेटा एंड नया डेटा आ जाएगा, तो वो तो अच्छा नहीं है। तो मुझे यहाँ पे एक काम करना पड़ता है hibernate.cfg.xml में, यहाँ पे क्रिएट की जगह मुझे अपडेट लिखना पड़ता है, अपडेट। ठीक है एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप नई वैल्यू पास करो, जैसे कि 102 है तो 103 करता हूँ, शाम की जगह मैं सुमित करता हूँ एंड देन पुणे की जगह मैं मुंबई करता हूँ एंड अभी मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ। तो देखो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास ओल्डर वैल्यू क्या है। बट यहाँ पे देखो ये हमारा पुराना टेबल है एंड इसमें पुरानी वैल्यू है, जैसे कि 102 देन पुणे एंड देन शाम। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है। इस प्रीवियस में जो प्रोग्राम को हमने रन किया था वहां पे हमने यहाँ देखो, यहाँ पे hibernate.cfg.xml में हमने यहाँ पे क्रिएट लिखा था, तो हमें कुछ इस प्रकार आउटपुट मिला था। यहाँ पे लिखा था कि अगर टेबल है यूजर नाम से तो उसको आप ड्रॉप कर दो, नया टेबल क्रिएट करो, नई वैल्यू को ऐड करो। तो वो प्रॉपर्टी हमें अभी नहीं मिली, हमें डायरेक्ट एक मैसेज मिला इंसर्ट इनटू यूजर, मतलब एक नया इंसर्ट वाली क्वेरी फायर हुई जिसमें नई वाली वैल्यू इंसर्ट हुई एंड यहाँ पे एक मैसेज मिला यूजर एडेड। अब तो चेक करता हूँ मेरे टेबल को, इसमें देखता हूँ कि मेरी जो पुरानी वैल्यू है वो है या नहीं है। तो देखो मेरी पुरानी भी वैल्यू है एंड मैंने अभी न्यू वैल्यू डाली वो भी है, बट जब मैं क्रिएट लिखता हूँ HBM2DDL उस प्रॉपर्टी में तो पुरानी वाली वैल्यू चली जाती है। बट अपडेट के केस में वैसा नहीं होता है, जो पुरानी वैल्यू होती है वही होती है एंड देन न्यू वैल्यू आप डालते हो वो भी होती है। तो इस क्लास के अंदर मैंने सेव वाला लॉजिक लिखा, मतलब मैंने क्या किया, सेशन के पास एक इनबिल्ड मेथड होती है सेव नाम की, तो उस मेथड का यूज करके मैंने यूजर के ऑब्जेक्ट को टेबल में डाल दिया। तो मैंने टेबल में यूजर के ऑब्जेक्ट को नहीं डाला, मैंने वैल्यू को डाला। जो यूजर के ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू टेबल में आ गई। अभी हम रीड का लॉजिक लिखते हैं कि डेटाबेस में जो भी वैल्यू है उसको हम किस प्रकार रीड करते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर देता हूं मैं एंड उस क्लास को मैं नाम देता हूं रीड डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूं एंड यहाँ पे देखो ये जो हमारा क्लास है इसमें कॉन्फ़िगरेशन देन सेशन फैक्ट्री सेशन एंड ट्रांजैक्शन ये वाला कोड सेम ही रहेगा। इसको मैं कॉपी करता हूं इस कोड को एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने कॉन्फ़िग मेथड को कॉल लगाया एंड इस कॉन्फ़िग मेथड में मैंने hibernate.cfg.xml फाइल को डाल दिया, क्योंकि इस फाइल में मेरे डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, देन मैंने सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया, देन सेशन का एंड देन ट्रांजैक्शन का। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे डेटा को हमें रीड करना है, उसका लॉजिक लिखना है। तो अभी यहाँ पे मुझे मेरे टेबल में जो भी वैल्यू है, जो भी रिकॉर्ड्स है उसको मुझे रीड करना है। तो रीड करने के लिए मैं सेशन के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डालता हूँ एंड इसके पास एक मेथड होती है जिसका नाम है गेट। तो गेट मेथड में मुझे पास करना पड़ेगा क्लास, तो मुझे किस क्लास का डेटा रीड करना है, तो मुझे रीड करना है यूजर डॉट क्लास। ठीक है, एंड कौन सा डेटा रीड करना है तो मुझे यहाँ पे उसकी आईडी देनी पड़ेगी। तो मैं देता हूँ यहाँ पे 102, मतलब जिसकी आईडी 102 है उसका डेटा मुझे रीड करना है।
तो मैंने आईडी पास की 102, तो इसका रिटर्न टाइप होगा यूजर। ठीक है, इसको मुझे कास्ट करना पड़ेगा, ऐड कास्ट। एंड इसके बाद मुझे तीन चीजों को प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे यूजर की आईडी, यूजर का नेम एंड लोकेशन प्रिंट करना है। तो देखो इसको मैं कॉन्कैट करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने रेफरेंस क्रिएट किया यूजर, इसके थ्रू मैं डॉट गेट मेथड को कॉल करता हूँ। बट यहाँ पे देखो गेट मेथड नहीं आ रही है, मतलब गेट आईडी, गेट नेम, गेट लोकेशन, ऐसी मेथड को मुझे फायर करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, टेबल में जो भी वैल्यू है उसको मुझे गेट करके दे देगा। तो यहाँ पे गेट नहीं आ रहा है, तो मैं जाता हूँ मेरे यूजर क्लास में एंड यहाँ पे सिंपल गेटर एंड सेटर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे सोर्स में जनरेट गेटर एंड सेटर, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल एंड देन जनरेट, तो यहाँ पे गेटर एंड सेटर आ जाएंगे। अभी मैं यूज करता हूँ यहाँ पे गेटर मेथड का, तो यहाँ पे लिखता हूँ गेट आईडी, तो यहाँ पे मुझे आईडी मिल जाएगी। देन यहाँ पे कॉन्कैट करता हूँ यूजर डॉट गेट नेम, मुझे नेम मिल जाएगा। देन यहाँ पे मैं यूजर डॉट गेट लोकेशन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे लोकेशन मिल जाएगी। तो देखो हो गया, मेरा इतना ही कोड है। इसको प्रॉपरली फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है, इतना ही कोड है। यहाँ से मुझे आईडी मिल जाएगी, यहाँ से मुझे नेम मिल जाएगा और यहाँ से मुझे लोकेशन मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे रन हो रहा है, मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है, रन हो रहा है। एंड लास्ट में देखो यहाँ पे सिलेक्ट वाली क्वेरी फायर हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे गेट वाली मेथड फायर करी। गेट वाली मेथड क्या करती है, मुझे वैल्यू को रीड करने के लिए मदद करती है। कंसोल पे क्वेरी फायर हुई एंड यहाँ पे आईडी मुझे मिली 102, नेम मिला श्याम एंड देन लोकेशन मिली मुझे पुणे। अगर आपको टेबल में जितने भी वैल्यू है लाइक 102 एंड 103, मतलब दो रिकॉर्ड्स है, तो इन दो रिकॉर्ड्स को आपको रीड करना है। मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स हो गए टेबल में उतने भी रिकॉर्ड्स को आपको रीड करना है। तो आप क्राइटेरिया इंटरफेस का यूज कर सकते हो। अभी देखो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं इतने कोड को कमेंट आउट करता हूँ एंड आपको क्राइटेरिया का लॉजिक बताता हूँ। तो देखो क्राइटेरिया क्या करता है, आपके टेबल में जितने भी वैल्यू है उतने भी वैल्यू को रीड करता है। तो देखो यहाँ पे मैं सेशन ऑब्जेक्ट लिखता हूँ एंड डॉट क्रिएट क्राइटेरिया नाम से इसके पास एक मेथड होती है एंड इसके अंदर मुझे क्लास लिखना पड़ता है कि मुझे किस क्लास का डेटा रीड करना है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा यूजर डॉट क्लास, क्योंकि मेरे पास एक ही टेबल है एंड इसका रिटर्न टाइप होगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया एक इंटरफेस है, देखो यहाँ पे आई लिखा है तो आई का मतलब होता है इंटरफेस एंड यहाँ पे जो सी है ग्रीन टिक में उसका मतलब होता है क्लास। तो क्राइटेरिया एक इंटरफेस है, इसका रेफरेंस क्रिएट कर देता हूं मैं क्राइटेरिया। एंड इस क्राइटेरिया रेफरेंस के थ्रू मुझे अभी एक मेथड को कॉल लगाना पड़ेगा। तो इस क्राइटेरिया रेफरेंस के थ्रू मैं एक मेथड को कॉल लगाता हूं, देखो लिस्ट। तो लिस्ट का मतलब है कि मुझे जो भी डेटा मिलेगा वो लिस्ट में मिलेगा, मतलब एक डेटा नहीं मिलेगा मुझे, होल डेटा मिलेगा, तो वो डेटा लिस्ट में होगा। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, लिस्ट। लिस्ट एंड इस जेनेरिक्स में मुझे लिखना पड़ता है कि मैं किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा हूं, तो वो होगा यूजर टाइप का अंडरस्कोर लिस्ट। अभी यहाँ पे मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप क्या करेगा, ईच एंड एवरी डेटा को मुझे रीड करके देगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इंट आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी डेटा मेरे टेबल में है उतना भी डेटा मुझे रीड करके दो। तो मैं लिखता हूँ आई इज लेस देन इज इक्वल टू यूजर लिस्ट डॉट साइज। यहाँ पे साइज तक जाता हूँ एंड देन आई को एक एक से बढ़ाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जितना भी डेटा टेबल में है उतना भी डेटा मुझे मिल जाएगा। एंड इस फॉर लूप के अंदर मुझे एक मैसेज लिखना पड़ेगा। इसके अंदर मैं लिखता हूँ जो भी डेटा लिस्ट में है, जो भी डेटा इस यूजर लिस्ट में आ जाएगा उसको मैं यहाँ पे गेट कर दूंगा। ठीक है, गेट आई। तो यहाँ पे देखो सारा का सारा डेटा इस यूजर लिस्ट रेफरेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यूजर लिस्ट रेफरेंस पास किया एंड यहाँ पे मैंने गेट कर दिया। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट इंडेक्स वाला डेटा रीड होगा, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, जितनी भी रिकॉर्ड, जितने भी डेटा मेरे टेबल में है उतना भी डेटा मुझे मिल जाएगा। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखो जावा एप्लीकेशन। तो मेरा देखो आउटपुट किस प्रकार आता है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार आउटपुट आया, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ। तो मुझे इस यूजर
एंटिटी क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, जनरेट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अभी मैं रीड डेटा को रन करता हूँ तो देखो जितना भी डेटा मेरे टेबल में है उतना भी डेटा मुझे मिल जाएगा। तो रन हो रहा है मेरा प्रोग्राम, रन हो रहा है, रन हो रहा है, और देखो मुझे मिल गया, यूजर मिल गया, फर्स्ट यूजर मिल गया, देन यहाँ पे सेकंड भी यूजर मिल गया। मुझे डेटा तो मिला, बट यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन मिला, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स टू आउट ऑफ बाउंड फॉर अ लेंथ टू। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन लिया है, इसको हटाता हूँ एंड डबल मेरे प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो ठीक है, अभी देखो फर्स्ट मेरा यूजर प्रिंट हो गया जिसका डेटा है, जिसकी आईडी है 102, देन नेम है श्याम, देन लोकेशन है पुणे। दूसरा मेरा यूजर है, उसकी आईडी है 103, देन उसका नेम है सुमित एंड देन उसकी लोकेशन है पुणे। तो इस प्रकार हम डेटा को रीड कर सकते हैं। अभी मुझे देखना है कि हम किस प्रकार डेटा को डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ डिलीट डेटा नाम से। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट किया डिलीट डेटा नाम से, इसके अंदर मेन मेथड क्रिएट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं ये वाला ही कोड कॉपी कर देता हूँ, जो यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन सेशन फैक्ट्री एंड देन ट्रांजैक्शन, इसको कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ डिलीट में। जो मेरा प्रीवियस क्लास था रीड डेटा, इसके अंदर मैंने डेटा को रीड किया था। तो यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन लिखा नहीं लिखा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन डिलीट के केस में, अपडेट के केस में एंड देन सेव के केस में ये लगता है ट्रांजैक्शन, क्योंकि मुझे टेम्पररी चेंजेस को परमानेंट बेसिस पे सेव करना है। जैसे कि मुझे किसी डेटा को अपडेट करना है तो मैं टेम्पररी बेसिस पे अपडेट तो कर लूंगा बाय यूजिंग अपडेट मेथड, बट मुझे उस टेबल में भी अपडेट करना है, परमानेंट लेवल पे भी उसको अपडेट करना है, तो मैं कमिट मेथड का यूज करूंगा। मुझे डेटा को डिलीट करना है तो मैं कमिट मेथड का यूज करूंगा, क्योंकि मुझे परमानेंट बेसिस पे उसको डिलीट करना है। मुझे इंसर्ट करना है, डेटा को सेव करना है, तो मैं कमिट मेथड का यूज करूंगा, क्योंकि मैं परमानेंट बेसिस पे उसको सेव करना चाहता हूँ। बट सिलेक्ट के केस में आप कमिट को यूज करो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो मैं ट्रांजैक्शन का यूज नहीं कर रहा हूँ मेरे रीड के केस में। अभी मैं यहाँ पे डिलीट के केस में ट्रांजैक्शन का यूज करूंगा। तो यहाँ पे डिलीट के केस में मैंने ट्रांजैक्शन का रेफरेंस क्रिएट किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रांजैक्शन डॉट कमिट मेथड देनी पड़ती है। तो मुझे सबसे पहले डिलीट करने के लिए कौन से डेटा को डिलीट करना है, तो उसको मुझे पहले गेट करना पड़ता है। तो सेशन डॉट गेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे किसको डिलीट करना है। तो देखो जिसकी आईडी 103 है, ठीक है, उसको मुझे डिलीट करना है। तो देखो यार मैं क्या कर रहा हूँ, आईडी के बेसिस पे डिलीट कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये जो मेरा यूजर क्लास है इसके अंदर मैंने आईडी को @id एनोटेशन लगाया। आईडी एनोटेशन क्या बोलता है कि आप यूनिकली आइडेंटिफायर कर सकते हो, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो उस डेटा को। आप आईडी के बेसिस पे डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, इसीलिए मैंने @id एनोटेशन लगाया। तो आईडी एनोटेशन क्या करता है, इस आईडी को एज अ प्राइमरी की बना देता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्लास देना पड़ता है कि मुझे किस क्लास का डेटा गेट करना है। तो मेरे पास है यूजर डॉट क्लास एंड यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता है कि मुझे कौन से आईडी वाला डेटा रीड करना है, मतलब गेट करना है। तो 103 वाला, इसका मुझे रिटर्न टाइप देना पड़ेगा जो कि होगा यूजर। एंड यहाँ पे देखो इसको मुझे ऐड कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी मुझे डिलीट का लॉजिक लिखना पड़ता है। तो डिलीट का लॉजिक इतना भी बहुत बड़ा नहीं है, आप सिंपल एक डिलीट वाली इनबिल्ट फंक्शन होती है उसको कॉल लगाओ। तो मैंने आपको बताया था कि इस सेशन के पास मल्टीपल CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मेथड होती है। तो यहाँ पे मैं सेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे मैं डिलीट फंक्शन को कॉल लगाता हूँ। तो वो डिलीट क्या करेगा, डिलीट फंक्शन यहाँ पे इसके पैरामीटर में, इसके राउंड ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट लेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यूजर के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरा सेशन ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू मैंने गेट किया मेरे यूजर क्लास का जो भी डेटा था 103 वाला, उसको मैंने गेट किया। तो 103 वाला डेटा इस यूजर में आ जाएगा, इस यूजर रेफरेंस में आ जाएगा एंड इस रेफरेंस को मैंने इस डिलीट में पास कर दिया। तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा 103, जिसकी भी आईडी है वो डिलीट हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं सिंपल एक मैसेज देता हूँ कि यूजर डिलीटेड, ठीक है, यूजर डिलीटेड। तो यहाँ पे देखो मेरे कंसोल पे मुझे डिलीट वाली क्वेरी भी मिल जाएगी देखने के लिए, क्योंकि मैंने शो एसक्यूएल ट्रू किया था। तो यहाँ पे मैं अभी रन कर रहा हूँ, तो मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है
एंड देखो लास्ट में सबसे पहले मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, मतलब गेट किया मैंने डेटा को, एंड यहाँ पे एक मैसेज मुझे मिला यूजर डिलीटेड। तो अभी मैं देखता हूँ कि मेरा यूजर डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो देखो आपका यूजर नहीं डिलीट हुआ, 103 वाला यूजर। अभी क्यों डिलीट नहीं हुआ, देखो इसका मतलब है, यहाँ पे मैं जाता हूँ मेरे क्लास पे, तो इसका मतलब है आपने क्या किया था, उसको टेम्परेरी बेसिस पे डिलीट किया, बट वो यूजर यहाँ से डिलीट नहीं हुआ, वो आईडी यहाँ से डिलीट नहीं हुई। तो उसके लिए आपको यहाँ पे और एक काम करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन डॉट कमिट लगाना पड़ता है। तो अभी देखो टेम्पररी चेंजेस को परमानेंट बेसिस पे सेव कर देगा, मतलब डिलीट कर देगा। अभी आप इसको रन करो, तो आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। आपने जब प्रोग्राम को रन किया था तो आपकी डिलीट की क्वेरी फायर नहीं हुई थी, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी फायर हुई क्योंकि मैंने 103 वाले आईडी को गेट किया, देन मैंने उसको यूजर रेफरेंस में स्टोर कर दिया, एंड देन मैंने उसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे देखो डिलीट वाली भी क्वेरी फायर हो गई एंड मुझे एक मैसेज मिला यूजर डिलीटेड। अभी मैं चेक करता हूँ कि 103 आईडी डिलीट हुई या नहीं हुई। तो देखो 103 वाली आईडी डिलीट हुई, सो पहले थी अभी नहीं है। तो इस प्रकार हम डिलीट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, डिलीट का बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लिखा। सबसे पहले मैंने 103 आईडी को गेट किया, देन मैंने इस यूजर रेफरेंस में स्टोर किया, देन यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो डिलीट का इतना बड़ा लॉजिक नहीं होता है, मैंने डायरेक्टली डिलीट फंक्शन को यूज किया, डिलीट मेथड को यूज किया, जो कि सेशन ऑब्जेक्ट के पास होती है, एंड देन मैंने कमिट मेथड को कॉल किया। तो इतना ही लॉजिक होता है डिलीट का। तो हमने देख लिया है डिलीट का। अभी हम देखेंगे कि हम किस प्रकार डेटा को अपडेट करते हैं। तो एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन एंड देन सेशन फैक्ट्री एंड सेशन होता है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, एंड जो भी मैं क्लास क्रिएट करूंगा अपडेट का, उसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि देखो कॉन्फ़िगरेशन एंड देन सेशन फैक्ट्री, सेशन, ट्रांजैक्शन, ये तो सभी क्लास में सेम ही हो गए। तो इसको ही उठा लेता हूँ, एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, जिसको मैं नाम देता हूँ अपडेट डेटा, एंड इसके अंदर एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे देखो पेस्ट कर देता हूँ कोड, कॉन्फ़िगरेशन देन सेशन फैक्ट्री, सेशन एंड ट्रांजैक्शन। एंड अभी इसके अंदर मैं अपडेट का लॉजिक लिखता हूँ। तो अपडेट का लॉजिक लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मेरा सेशन है, इसके पास मल्टीपल मेथड होती है CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। तो यहाँ पे मैं सेशन ऑब्जेक्ट का यूज करके गेट मेथड को फायर करता हूँ। मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि मेरा यूजर क्लास है, एंड अभी मुझे यहाँ पे डेटा को गेट करना है। तो मेरे पास एक ही डेटा है 102 वाला, तो 102 आईडी यहाँ पे दे देता हूँ 102, ठीक है। एंड इसका रिटर्न टाइप होगा यूजर, एंड इसको मुझे कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 102 आईडी मिल जाएगी। तो अभी मुझे इस 10 के अंदर ही मुझे इस 10 जिसके आईडी 102 है, उसके अंदर ही मुझे अभी अपडेट करना पड़ेगा। तो देखो जिसकी आईडी 102 है, उसका एड्रेस क्या है, पुणे है, तो पुणे की जगह मुझे दिल्ली करना है। तो यहाँ पे मुझे 102 मिल जाएगा रिकॉर्ड्स। एंड यहाँ पे देखो अभी मैं क्या करता हूँ, इस यूजर के थ्रू मैं सेट कर देता हूँ लोकेशन। तो लोकेशन में दिल्ली सेट कर देता हूँ। तो पहले लोकेशन थी पुणे, तो पुणे की जगह दिल्ली आ जाएगा। अगर आपको नेम भी सेट करना है तो आप नेम को भी सेट कर सकते हो, जैसे कि सेट नेम। तो मैं नेम में पास कर देता हूँ गणेश। तो यहाँ पे नेम में दिल्ली चला जाएगा, एंड यहाँ पे नेम में तो यहाँ पे लोकेशन में दिल्ली चला जाएगा, एंड यहाँ पे नेम में गणेश चला जाएगा, जिसकी आईडी 102 है उसी में ही, ठीक है। एंड लास्ट में अभी मुझे सेशन डॉट, इसके अंदर एक मेथड होती है जिसका नाम है अपडेट, ठीक है। एंड इस अपडेट में मुझे पड़ेगा यहाँ पे जो मैंने यूजर रेफरेंस क्रिएट किया है, तो इस यूजर के रेफरेंस को मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट में मुझे ट्रांजैक्शन डॉट कमिट मेथड को भी फायर करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करता हूँ तो मेरे टेबल में चेंजेस नहीं होंगे। एंड लास्ट में यहाँ पे एक मैसेज को प्रिंट कर देता हूँ, अपडेट यूजर, ठीक है। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखो मेरा जो 102 आईडी है वो अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट वाली क्वेरी फायर हो गई, क्यों होगी, क्योंकि मैंने गेट मेथड को कॉल किया था। एंड यहाँ पे देखो यहाँ क्वेरी में क्या है, आईडी, आईडी में मैंने 102 पास किया था, तो 102 वाली आईडी मुझे मिल जाएगी। देन यहाँ पे मैंने अपडेट किया,
देखो यहाँ पे प्रॉपर क्वेरी फायर होती है। देखो अपडेट यूजर, मुझे यूजर को अपडेट करना है। देन सेट किया मैंने नेम, देखिए यूजर नेम सेट किया, एड्रेस सेट किया, वेयर जिसकी आईडी 102 है। एंड यहाँ पे देखो एक अपडेट वाला मैसेज मुझे मिल गया। अभी मैं मेरे टेबल में जाता हूँ एंड चेक करता हूँ कि अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो देखो जिसकी आईडी 102 है उसका एड्रेस दिल्ली आ गया एंड यूजर नेम गणेश आ गया। पहले यूजर नेम था श्याम एंड एड्रेस था पुणे। तो यहाँ पे प्रॉपरली अपडेट हो गया। तो अपडेट का भी लॉजिक इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे हाइबरनेट में आपको कुछ इनबिल्ट मेथड को फायर करना पड़ता है। जैसे कि होता है, सबसे पहले हमने देखा सेव, देन हमने देखा गेट, देन हमने देखा अपडेट एंड हमने देखा डिलीट। ठीक है। एंड यहाँ पे जो मैंने रीड किया है डेटा को, तो यहाँ पे मैंने गेट मेथड को फायर किया। यहाँ पे आप लोड मेथड को भी फायर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो आज हमने देख लिया हाइबरनेट का ऑपरेशन, पूरा करोड़ ऑपरेशन मैंने कंप्लीट किया वन वीडियो में। ठीक है। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।